Hello everyone, you are all welcomed to my channel Manifold Ink, and in today's video we are going to understand figures of speech. आज की इस वीडियो में हम figures of speech के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज अ सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल डेफिनेशन। इसका मतलब है कि फिगर ऑफ स्पीच एक वो वर्ड है या फिर वो फ्रेज है जिसका इसके लिटरल मीनिंग से, डेफिनेशन से, जो मतलब इसका लिखा हुआ है जो लैंग्वेज में, उससे बिल्कुल डिफरेंट ही मीनिंग होता है। और फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन कन्वर्सेशन and in writing as a way of clarifying or emphasizing the message. फिगर ऑफ स्पीच को हम किसी भी कन्वर्सेशन में, मतलब बातचीत में, या फिर अपनी राइटिंग में किसी भी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए या एम्फसाइज करने के लिए, मतलब उसको और बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए और क्लियर तरीके से समझाने के लिए यूज करते हैं। इन लैंग्वेज फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड फॉर सिंप्लिसिटी, नोवेल्टी, मेलोडी एंड ब्यूटी। तो हम लैंग्वेज में, भाषा में, इंग्लिश में, चाहे वो राइटिंग हो या कन्वर्सेशन हो या कुछ भी हो, फिगर्स ऑफ स्पीच को हम यूज करते हैं सादगी दिखाने के लिए, नोवेलिटी दिखाने के लिए, मेलोडी दिखाने के लिए या ब्यूटी, सुंदरता दिखाने के लिए। और फिगर्स ऑफ स्पीच को हम पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि जनरली फिगर्स ऑफ स्पीच पोइट्री में ही यूज की जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं कि किस तरीके से सेंटेंसेस में या फिर राइटिंग में फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की जाती है। इनको समझते हैं। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड, ओपन सीक्रेट, शी इज as pretty as a picture, the moon is smiling at me। तो ये आप देखिए, इन एग्जाम्पल्स में फिगर्स ऑफ स्पीचेस को यूज किया गया है जिससे कि ये जो सेंटेंसेस है और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं सुनने में, और इनका जो मतलब है वो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब हम समझेंगे कितने तरीके की फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं और हमें इनको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे पहचानना होता है। जो जो कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो 9th और 10th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, वो है सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रॉफ, हाइपरबोली। आप इसकी स्पेलिंग पर मत जाइएगा कि हाइपरबोल लिखा है, बट ये हाइपरबोल बिल्कुल नहीं है, हम इसको हाइपरबोली बोलेंगे। आयरनी, अलिट्रेशन, एसोनेंस, पैराडॉक्स एंड एंजार्पमेंट, ये मेन फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो 10th और 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में यूज की जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही कॉमनली यूज की जाने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपकी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है सिमिली। सिमिली हमेशा आपकी सिलेबस में आती है, एग्जाम्स में आती है। इसको आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस आते हैं, और ये इसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत ही सिंपल है। कैसे, चलिए समझते हैं। सिमिली क्या होती है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक। सिमिली को हम दो चीजों के कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, दो ऐसी चीजों के लिए जो बिल्कुल ही आपस में डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए इसमें, और इसको कंपैरिजन करने के लिए हमें या तो एज का यूज करना होता है या फिर लाइक का यूज करना होता है। एज और लाइक हमेशा किसी चीज की इक्वालिटी को, समानता को दर्शाते हैं सिमिली में। इसके एग्जाम्पल से हम और भी क्लियरली समझेंगे कि कैसे इसे यूज किया जाता है। ये देखिए, यू वर एज ब्रेव एज अ लायन। यहाँ देखिए, एज ब्रेव एज लायन, एज का यूज किया है टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ ब्रेव एंड लायन की, मतलब जो भी पर्सन है वो कैसा ब्रेव है, कैसा बहादुर है, लायन के जैसा, लायन के बराबर उसकी बहादुरी है। तो यहाँ पर इन लायन और उसकी पर्सन की ब्रेवरी को एज से यूज किया है, इसीलिए ये सिमिली है। नेक्स्ट, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब
उनकी लड़ाइयों को, किसी दो या दो से ज्यादा लोगों की लड़ाइयों को यहाँ पर कैट्स और डॉग्स की लड़ाई से कंपेयर किया गया है बाय यूजिंग दिस वर्ड लाइक वर्ड को यूज करते हुए। नेक्स्ट है ही इज एज फनी एज अ बैरल ऑफ मंकीज। किसी पर्सन को मंकीज के झुंड के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। यहाँ पर किसी पर्सन को ऑक्स के जितने स्ट्रॉन्ग बताया गया है, इक्वल बताया गया है। ऑक्स और किसी पर्सन का कंपैरिजन किया गया है एज को यूज करते हुए। वॉचिंग द शो वॉज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रोज। मतलब शो इतना अच्छा था कि उसको देखना ऐसे था जैसे कि ग्रास को उगते हुए देखना, बहुत ही अमेजिंग था। तो यहाँ पर ग्रास और शो दोनों को कंपेयर किया गया है। अब हम अपनी नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, जो कि क्या है, मेटाफर। मेटाफर भी हमारी सिमिली की ही तरह होती है, लेकिन ये उससे अलग होता है। कैसे? मेटाफर is also used in a sentence to bring about the comparison between two different things without using the words as, so or like। मेटाफर जो होता है वो होता तो सिमिली की ही तरह है, लेकिन इसमें भी दो चीजों के बीच में, बिल्कुल दो डिफरेंट चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन उस कंपैरिजन को करने के लिए हमें एज या लाइक को यूज नहीं करना होता है। तो कैसे करते हैं इसको, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 समझेंगे। द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। अब यहाँ देखिए, आप स्नो को कंपेयर किया गया है एक वाइट ब्लैंकेट के साथ। कंपैरिजन भी हो गया है और एज या लाइक का यूज भी नहीं हुआ है। तो ये है हमारा मेटाफर। तो जिस सेंटेंस में, जिस पोयम में आपको कंपैरिजन मिलेगा एज या लाइक के साथ, तो वो होगा सिमिली। लेकिन जिसमें कंपैरिजन होगा लेकिन एज और लाइक वर्ड नहीं होंगे, तो वो होगा मेटाफर। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। ही इज अ शाइनिंग स्टार। अब यहाँ पर ही पर्सन की कंपैरिजन की गई है एक शाइनिंग स्टार के साथ। तो यहाँ पर भी कोई हमारा एज या लाइक नहीं है, लेकिन कंपैरिजन है, तो ये मेटाफर है। नेक्स्ट है हर लॉन्ग हेयर वॉज अ फ्लोइंग गोल्डन रिवर। उसके लंबे बाल एक गोल्डन रिवर के समान है, जो फ्लो कर रही है, बह रही है। अब यहाँ पर भी कोई भी लाइक या एज नहीं है इस सेंटेंस में, बट कंपैरिजन है लॉन्ग हेयर और फ्लोइंग गोल्डन रिवर के साथ। नेक्स्ट है हमारा द चिल्ड्रन वर फ्लावर्स ग्रोन इन कॉन्क्रीट गार्डन। अब यहाँ पर चिल्ड्रन को फ्लावर्स के साथ कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग एज और लाइक और यूज किए हुए बिना ही यहाँ पर कंपैरिजन है, तो ये मेटाफर है। नेक्स्ट है द काम लेक वॉज अ मिरर। अब यहाँ पर भी मिरर और काम लेक दोनों का कंपैरिजन किया गया है, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन इनकी समान क्वालिटी बताई गई है कि काम लेक बिल्कुल मिरर की तरह होती है, ये समझाया गया है। तो ये मेटाफर है। अब हम समझेंगे हमारा जो नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। Personification. It is used to personify the object which are not human. It gives the non-human things human quality in a such way that it seems humanly. अब पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज किया जाता है, वहाँ यूज करते हैं जब हमें किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को, मतलब ऐसी चीजें जिनमें कोई जान नहीं होती, या फिर कोई ऐसी चीजें जो सिर्फ इंसान ही कर सकता है लेकिन वो चीजें नहीं कर सकती, तो नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दे देते हैं, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जो चीजें इंसान कर सकता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। कैसे समझेंगे? लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। डांस कौन कर सकता है? ह्यूमन। बट यहाँ पर बोला गया है कि लाइटनिंग डांस कर रही है, बिजली डांस कर रही है। तो बिजली तो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट उसको क्वालिटी किसकी दी गई है? ह्यूमन की, कि वो डांस कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है द विंड हाउल्ड इन द नाइट। विंड हाउल करती है, हाउल मतलब चिल्लाती है, डॉग्स की तरह या वुल्फ की तरह, मतलब लिविंग चीजों की तरह चिल्ला रही है। लेकिन विंड तो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन क्वालिटी उसको लिविंग थिंग्स की दी गई है। तो यहाँ पर
भी पर्सोनिफिकेशन है। आई हर्ड द लास्ट पीस ऑफ केक कॉलिंग माई नेम। अब आप देखिए, एक पीस ऑफ केक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, बट वो बुला रहा है। बुलाते कौन है? इंसान ही बुलाते हैं या लिविंग थिंग्स बुला सकती हैं किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर केक के पीस को ह्यूमन क्वालिटी, लिविंग क्वालिटी दी गई है, इसीलिए यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। माई अलार्म क्लॉक yells at me to get out of bed every morning। मतलब जो अलार्म क्लॉक है वो उसके ऊपर यल्स करता है, मतलब चिल्लाता है। तो चिल्लाने की भी क्वालिटी जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, लिविंग थिंग्स की क्वालिटी है, और वो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब अलार्म को दी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा, शी डिड नॉट रियलाइज दैट अपॉर्चुनिटी was knocking at her door। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है, बट वो नॉक कर रही है उसके दरवाजे पे। जैसे हम कहीं किसी के घर में जाते हैं तो हम नॉक करते हैं, तो एक ह्यूमन एक्शन है, ये भी ह्यूमंस की ही क्वालिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी को दी गई है, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है। तो सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये तीनों ही आपको क्लियरली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब भी आपके एग्जाम्स में, टेस्ट में या कहीं भी पोइट्री में आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ पर सिमिली यूज हुई है, कहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है और कहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching. Like, share, comments and subscribe.